अपन डिस्पर्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे थे, ठीक है। लास्ट क्लास में जाता है मैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट बात करके गया था। प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट जाएगी तो आपको पता है कि सारे कलर के लिए म्यू अलग अलग होता है। पता था म्यू हाइट पे जाने पर कम होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर कम होता है, लैम्डा बढ़ने पर कम होता है, काउचीज इक्वेशन, ठीक है। तो म्यू रेड कलर का म्यू सबसे कम होगा तो डेविएशन, म्यू सबसे कम का मतलब रिफ्लेक्शन सबसे कम, तो डेविएशन रेड का सबसे कम होगा और वॉयलेट का सबसे ज्यादा। तो ऐसे इसमें सातों कलर है। व्हाइट लाइट मतलब फिर क्यों ये सातों कलर यहाँ स्प्लिट हो गए। मैंने दो ही कलर बनाया पर बीच में सारे कलर स्प्लिट हो गए और इस टाइप से अपने को कलरफुल ज्योमेट्री नजर आएगी। याद है बचपन में स्केल से अपने देखी थी ये कलरफुल ज्योमेट्री। अब ये फर्स्ट कलर हो गया, ये लास्ट कलर हो गया। सबसे ज्यादा ग्रेडिएंट हुआ वॉयलेट और सबसे कम ग्रेडिएंट हुआ रेड। इन दोनों के बीच का एंगल दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन, थीटा, एंगुलर डिस्पर्शन, है ना, ये एंगल है। तो मैं बोल दूं नॉर्मल ये इनिशियल डायरेक्शन से वॉयलेट कितना घूमा माइनस रेड कितना घूमा, दिस इज वॉयलेट कितना घूमा एंड दिस इज रेड कितना घूमा। तो वॉयलेट का घूमना माइनस रेड का घूमना, तो दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन। ये इतने एंगल पर सारे कलर फैले, ये वो एंगल है जिसमें कलर फैले, जैसे 2 डिग्री में सारे कलर फैल गए, ठीक है। इसी से अपना रेनबो बनेगा, आगे देखेंगे। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है बेटा, येलो कलर। हमने मीन येलो को माना, कल बात करके क्या करना है येलो का, क्योंकि म्यू येलो का जो होता है वो इन दोनों का एवरेज होता है रेड और वॉयलेट का। तो मीन डेविएशन येलो फॉर येलो ए म्यू बाय -1, तो येलो कलर का जो डेविएशन होता है वो मीन डेविएशन होता है ए म्यू। सर ये कहां से आई है ये फार्मूला, ये थिन प्रिज्म के लिए होता है ना, डेल बराबर a म्यू माइनस 1। अभी डेरिवेशन कितना टाइम की याद कर ले। जैसे अपने बड़े प्रिज्म के लिए, थिक प्रिज्म के लिए तो i प्लस क्या था ये i प्लस e माइनस a, ये डेरिवेशन था। अब i की वैल्यू म्यू r1, e की वैल्यू म्यू r2, स्मॉल एंगल के लिए सोल्व करते हैं ये आता है। तो पतले प्रिज्म का डेरिवेशन a म्यू माइनस 1 होता है, डजंट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। चलो ठीक है, तो सर ये येलो का हो गया। डिवाइड करा तो ये आ गया डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा बराबर रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन और मीन डेविएशन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। ये डिस्पर्सिव पावर होती है। सर एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन बहुत छोटा मोटा ये लो, चलो 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये पॉज करके नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। याद है ना, वॉयलेट सबसे ज्यादा घूमी है। ये देखो, जैसे मैं आपको बोल दूं दिस इज 4 डिग्री, म्यू 3/2 है ना, नहीं म्यू अलग अलग कलर के लिए, म्यू रेड है ना 1.51, म्यू वॉयलेट 1.53, ठीक है। मतलब डेटा ऐसे दे रहा हूं, तो आपको बताना क्या, डेल थीटा पहला, सेकंड मीन डेविएशन और थर्ड डिस्पर्सिव पावर, है ना। एक बहुत छोटा सा जनरेटर, ठीक है। अब मैंने देखो येलो का मीन डेविएशन के लिए येलो का निकाल लो कितना, म्यू बाई इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, तो ये आ जाएगा 1.52। तो निकाल रहे डिस्पर्सिव ये कितना आ जाएगा, a 4 डिग्री म्यू वी 1.53 माइनस 1.51, तो आ जाएगा 0.02, तो ये आ जाएगा कितना 0.08 डिग्री, ठीक है। ये आगे थीटा बराबर, तो और येलो के लिए कितना आ जाएगा, डेल y बराबर a 4 और म्यू y माइनस 1.52 माइनस 1, तो लगभग 2 डिग्री है ना, लगभग 2 डिग्री, लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 2 ये। अच्छा, और डिस्पर्सिव पावर कितनी आ जाएगी बेटा, तो थीटा अपॉन ओमेगा कर लो कितना आ जाएगा, तो थीटा 0.08 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा लगभग 0.04। समझ आ गई ये। तो डिस्पर्सिव पावर मीन डेविएशन में भी सब हमें क्लियर है क्या। ये हो गया मीन डेविएशन, डिस्पर्सिव पावर ये हो। अब जैसे ये तो क्या होता है, जो लोग फॉर्मूला रट के जाते हैं, अब कई बार क्या होता है बेटा, वो बेसिक पे क्वेश्चन दे देता है। जैसे वो बोलेगा है ना, व्हेन व्हाइट लाइट passes from thin prism and deviation of violet and red color are 6 डिग्री एंड 4 डिग्री रेस्पेक्टिवली। पहले तो देखो लॉजिकली राइट है क्या, हाँ क्यों, क्योंकि देखो ना रेड का वॉयलेट का होगा ज्यादा और रेड का कम, ठीक है। देन
वही फर्स्ट एंगुलर डिस्पर्शन, सेकंड मीन डेविएशन, है ना, मीन डेविएशन, और थर्ड डिस्पर्सिव पावर। अब ये तीनों चीजें बताओ। अब जो लोग फॉर्मूले रख दिए म्यू वाले, सब बर्बाद हो गए। बच्चा क्या बेसिक तो पढ़ता नहीं है। अभी मैंने बताया आपको, देखो डिस्पर्सिव पावर याद है, मैंने डायग्राम बनाया था, याद आया कलर कैसे पहले थे, याद करो। हाँ से रेड ऊपर था, याद आया, रेड और वायलेट, ये एंगुलर डिस्पर्शन था। तो सॉल्यूशन फर्स्ट एंगुलर डिस्पर्शन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 6 डिग्री माइनस 4 डिग्री, आ जाएगा 2 डिग्री। फिर मीन डेविएशन बोलो, देन मीन, तो मीन डेविएशन कितना आ जाएगा, 6 डिग्री प्लस 4 डिग्री बाई 2, आ गया 5 डिग्री। फिर बोलो डिस्पर्सिव पावर, तो यह कितना आ जाएगा डिस्पर्सिव पावर, तो यह आ जाएगा बोलो थीटा अपॉन मीन डेविएशन, तो यह आ जाएगा 2/5.4। कर लोगे क्या, तो मीन डेविएशन, डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्शन, ये सारी बातें समझ में आ गई क्या। तो आपको बेसिक भी पता होना चाहिए आया कैसे था, तो वॉयलेट माइनस रेड होके आया था, समझ गए। ये बातें आपको सब पता होनी चाहिए बेटा, क्लियर है सर, कर देंगे तो हम, तो सर ये आ गया। अब क्या होता है, हम प्रिज्म के कॉम्बिनेशन लेते हैं, वही एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। देखो हम दो प्रिज्म लेते हैं, दो पतले प्रिज्म को स्प्लिट के सब पता चला, ठीक है, क्वार्ट्ज का, और ये A1 A2, ये दो प्रिज्म है, इनको उल्टा रख दिया, उल्टा इसलिए रख दिया ताकि ये यू मॉडल है, यू मॉडल। अब इसमें क्या होता है, दो कंडीशन होगी, एक कलर फेलर का वापस कलर मर्ज होता है। तो देखो डिस्पर्शन तो खत्म हो गया, ये रेड वायलेट वायलेट, ये रेड वायलेट। अब देखो डिस्पर्शन तो खत्म हो गया, ये देखो एक ने कलर फैला थीटा एंगल पे, तो दूसरे ने वापस थीटा पे मर्ज कर दिया, लेकिन डेविएशन आ गया, रेड डेविएशन जरूर हुई है। देखो तो मैं बोलता हूं डेविएशन तो हुआ है, तो याद रखो डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, विदाउट डिस्पर्शन, मतलब डेविएशन तो हुआ, डिस्पर्शन खत्म हो गया। और जो चीज खत्म है उस पर कंसंट्रेट करो, थीटा 1 बराबर थीटा 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, और अब प्लस माइनस छोड़े, वो अपने आप आगे उल्टा प्रिज्म रखते हैं, एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉक, थीटा 1 बराबर थीटा 2, तो एंगुलर डिस्पर्शन सेम होने चाहिए। तो इनकी क्वालिटी होनी चाहिए A1 म्यू V1 माइनस म्यू R1 इज इक्वल टू A2 म्यू V2 माइनस म्यू R2, समझ गए। ये दोनों इक्वल कर दो। अब इसमें से 99% एक प्रिज्म का एंगल देके दूसरे का पूछेगा, म्यू दोनों ने दिया था, म्यू R म्यू V, खूब क्वेश्चन आएगा, इस पे कर लोगे। एक होता है बेटा डेविएशन विदाउट, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। कुछ मत करना उसमें भी ऐसे, बस इसमें कलर तो स्प्लिटेड रह जाएंगे पैरेलल, लेकिन वो तो उसमें कुछ मत करो तुम, डेल 1 बराबर मीन, अब डेविएशन मीन का येलो 1 बराबर डेल येलो 2, दोनों का अगर एक ही म्यू दिया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं तो येलो का ले लेना, A1 म्यू y माइनस 1 इज इक्वल टू A2 म्यू y2 माइनस 1। ये इस पे खूब क्वेश्चन आया ना, 3 क्वेश्चन मैंने देखे एग्जाम में, नीट में 3 बार पूछा क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन, तो देख लेना आराम से। डेविएशन खत्म करना है तो दोनों के डेल बराबर कर दो, डायरेक्शन अपने आप एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। डिस्पर्शन खत्म करना है तो दोनों के थीटा बराबर कर दो, खत्म। तो दोनों के थीटा बराबर कर दो, दोनों के डेल बराबर कर दो, मैटर क्लोज। समझ गए क्या। सर ये तो कर देंगे हम, सर ये तो बड़ी तगड़ी बातें कर दी आपने, ठीक है। तो ये तो सर प्रिज्म हमारा 100% समझ में आ गया। देखो प्रिज्म में एक तो बातें और है, फिर समराइज करते हैं प्रिज्म, है ना, ये पोस्ट करके नोट कर लो, है ना। इस पे क्वेश्चन सर एक आता है, क्वेश्चन बता दो ना सर, ये है जैसे मैंने बोल दिया, ये है कर ले क्वेश्चन, ये 4 डिग्री, ये 6 डिग्री, सॉरी ये तो पता लगता ए जरूरी नहीं है मैं जान दूं, इसका दे दिया मैंने 5.1, इसका दे दिया 1.53, ठीक है। अब मैंने पूछा कि दिस इज कंडीशन, दिस सिस्टम इज achromatic, this is achromatic, this is achromatic, combination of prism, तो ये बताओ अगर ये achromatic combination of prism है तो एक वैल्यू बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म तो एक ही नहीं होता। अब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, जीरो डिस्पर्शन, जीरो डिस्पर्शन, जीरो डिस्पर्शन। ए एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब कलर खत्म, कलर सिग्नल ही रहे, तो वो तो थीटा 1 बराबर थीटा 2, तो यहां से करो क्या थीटा ए 4 डिग्री बोलो, अरे यार इसका तो म्यू दोनों देने पड़ेंगे मेरे को, म्यू भी 1.53, म्यू आर 1.51, इसमें
म्यू बी 1.48, म्यू आर 1.46। देखो कितना तो याद आया कितना रे 0.02 इसमें करते हैं 0.02, ठीक है। वहां कितना आ जाएगा बेटा a 0.04, तो यहाँ से मेरा तो a बराबर आ गया 2 डिग्री। अरे कर लेना यार बेटा से 2 डिग्री देखो ना, ये सर कर देंगे ऐसे ही। अगर दो फ्रेम में ये पूछा मत क्वेश्चन, ये ज्यादा पूछ रहे। ये दे दिया मैंने 6 डिग्री, ये दे दिया 1.51, ये दे दिया 1.53, ये दे दिया मैंने कितना a, और वो बोलेगा ये बताओ कि डेविएशन 0, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन तो डेविएशन खत्म हो जाए, बस डेल बराबर कर दो, डेल 1 बराबर डेल 2, और कुछ नहीं दिया, मीन कुछ नहीं दो, एक ही म्यू दिया वो काम में ले ले। a कितना 6 डिग्री, 1.51 minus 1 is equal to a 1.53 minus 1, कितना देगा 0.516 is equal to a 0.53, a 51/53 into 6 डिग्री। कर लोगे? जो भी आया वो कर लेना बेटा। सर ये तो कर लेंगे हम, मेरा बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है बेटा, फॉर्मूले याद होने चाहिए। और उसमें भी बेसिक मैंने सब बता दिया, कब जिसको खत्म करना है वो बराबर करते हैं, डेविएशन खत्म करना, दोनों में डेविएशन बराबर करते हैं। प्रिज्म उल्टे रखे तो एक क्लॉकवाइज डेविएट करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज कर लेगा। तो सर हमारे प्रिज्म तो समझ में आ गया सर, अब आगे बढ़ते हैं। आप सुनो तो देखो प्रिज्म में समराइज करता हूं। सबसे पहले मैंने प्रिज्म में पढ़ा था r1 + r2 बराबर है डेल बराबर i + e minus a, ये डेविएशन पतले प्रिज्म के लिए a म्यू -1। फिर अपन ने क्या करा, फिर अपन ने देखा प्रिज्म से जब लाइट रे पास होगी तो पहली सरफेस है, याद है r1 + r2 बराबर है, एक सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरती है तो दूसरे पे r1 बराबर 0 होता है। याद है विदाउट डेविएशन जाना बोलता है वो, या ये बोलता है विदाउट डेविएशन, या ये बोलता है कि क्या बोलता है परपेंडिकुलर इंसिडेंस, तो उसमें r1 और i दोनों 0 हो जाएंगे, तो r1 0 हो गया तो r2 बराबर है, दोनों में से एक एंगल 0 होता है तो दूसरा a हो जाता है, दोनों में से r1 r2 में से एक भी 0 हो गया तो दूसरा a के बराबर होगा, क्योंकि r1 + r2 बराबर a होता है। फिर अपन ने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन देखी, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में अपन ने देखा था r1 r2 बराबर a/2 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अंदर वाली रे रेस के पैरेलल हो जाती है अगर नीचे वाले दोनों एंगल सेम हो या इक्विलेटरल प्रिज्म हो, समझे? तो आइसोसेलेस विद सेम बेस एंगल या इक्विलेटरल प्रिज्म, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, तो सर हमारे ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि प्रिज्म के लिए डिस्पर्शन क्या होता है, फिर मीन डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, सारी बात देख ली, ठीक है। अच्छा अब अपन आगे बात करते हैं। एक होता है वो बोलता है, अच्छा मेरे एक पता था सेकंड सरफेस से बाहर ना आए तो वहां पर क्रिटिकल एंगल उससे बड़ा है। अब इसमें दो चीजें है, ये याद रखना बेटा, ये देखो प्रिज्म एंगल किधर, देखो अब AB पर परपेंडिकुलर गिरने वाली रे AC से बाहर ना आए, तो बोल दूं क्या, ये क्या होना चाहिए बोलो, ये r2 इक्वल टू थीटा सी और ग्रेटर देन, तो बोल दूं कि r2 की वैल्यू और ये म्यू है, तो r2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, तो यही प्रिज्म एंगल होगा। तो a बराबर r2 बराबर, क्योंकि r1 0 हो गया, तो जैसे एक सरफेस में परपेंडिकुलर भी r1 0 हो गया तो r2 बराबर a हो गया। अरे r2 बराबर a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, तो ध्यान रखना यहां से बात नहीं आएगी। तो सेकंड सरफेस पे TIR 4 TIR है ना, r2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, तो a ग्रेटर देन, तो ये याद रख लेना रे, ए याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सरफेस पे प्रिज्म के एक सरफेस पे रे परपेंडिकुलर गिरे और दूसरी से बाहर ना आए तो थीटा एक शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, समझ गए? अच्छा अब ये होता है फॉर एनी वैल्यू, इधर देखिए एक और पूछता है वो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ i, for any value of I ray सेकेंड सरफेस से बाहर ना आए, तो a should be greater than equal to 2 theta c, a should be greater than equal to 2 theta c। अब देखो ये रिजल्ट होगा, क्यों? यहाँ पे देखो फॉर एनी वैल्यू कोई कंडीशन हो बाहर ना है, तो यहाँ पे मैं 90 पे गिरा हुआ तो ये मैक्सिमम एंगल थीटा सी होगा, ये 90 पे थीटा सी, फिर ये थीटा सी होगा तो यहाँ TIR होगा, वो याद रखना। तो जब वो पहली सरफेस में किसी भी एंगल पे गिरा, तीन केस बनते हैं, पहली में परपेंडिकुलर गिरा तो थीटा सी उससे बड़ा होना चाहिए,
सेफ्टी के लिए 2 थीटा सी उससे बड़ा होना चाहिए, तो तेरी मर्जी कितने में गया ऐसे जाने के लिए रे बाहर नहीं आएगी। एक होता है यहाँ का एंगल दे दे 45 30 दे दे, और फिर यहाँ पूछे वो मैंने क्वेश्चन करा दिया यार यहाँ का एंगल दे देगा तो ये निकालूंगा, अब फिर इसको क्रिटिकल एंगल कर दूंगा। सर समझ में आ गया? एक क्वेश्चन कर इधर दे, इधर दे, ये देखिए म्यू इक्वल टू रूट 2 है सर। ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ परपेंडिकुलर देने वाली है ना, रे ए इक्वल टू व्हाट की रे एसी से बाहर ना, एसी से बाहर ना है कि गिवन है, कि गिवन है जो रे मैंने दी है वो एसी से बाहर है। अब सुनना, एसी से बाहर आनी चाहिए गिवन है। तो यार एक बात बताओ आप, मैं बोलता हूं R1 बराबर 0 तो R2 बराबर A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, और ये मैंने याद कर रखा था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, और थीटा सी कितना आता है इसके लिए ये रखा रखा रूट 2 से बनता है, थीटा सी 45 डिग्री होता है। तो क्या मैं बोलता हूं प्रिज्म एंगल 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब वो चार ऑप्शन कैसे देता है, इसमें चार ऑप्शन कैसे देगा, इसने पूछा A तो वो देगा 30 डिग्री, B 45 डिग्री, C 60 डिग्री, D बोथ B एंड C। तो आंसर होगा बोथ B एंड C। बच्चा ये टिक करके आगे बढ़ जाता, नहीं दोनों ही आंसर है ना। क्यों सर दोनों ही आंसर क्यों है? क्यों 45 से ज्यादा होगा तो क्या यहाँ पे डी या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये एंगल 45 या उससे ज्यादा, देखो आप 45 करोगे इसको तो ये 0 होगा, ये 45 होगा, और ये 45 होगा तो ये बाहर तो नहीं जाएगी यार ग्रेसिंग, और ये अगर 60 होगा तो गारंटी ये 60 होगा तो ये कंफर्म नहीं करोगे, तो वो तो ऐसी सर्कल से बाहर नहीं आएगी। ठीक है सर कर लेंगे ये। तो दो कंडीशन, तो हमने प्रिज्म में काफी बातें पढ़ी, हमने सारी बातें सीख ली। पतला प्रिज्म क्या होता है ये समझ में आ गया, पतले प्रिज्म का डेविएशन और भारी बड़े प्रिज्म का डेविएशन दोनों समझ में आ गया। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्शन, बीम डेविएशन सब समझ में आ गया बेसिक से भी फॉर्मूले से भी। ठीक है, और उसके बाद हमने कब रे बाहर नहीं आएगी उसकी कंडीशन, पहली पे परपेंडिकुलर टू a थीटा सी में उससे बड़ा होना चाहिए, और पहली पे किसी भी एंगल में तो a थीटा सी 2 थीटा सी उससे बड़ा होना चाहिए। सर ये दोनों याद रख लेंगे। अब आ जाओ सर आगे, अब आगे आ जाओ बेटा वापस अपने बेसिक में। तो देखो हम बात कर रहे थे ये, हम स्नेल्स लॉ पढ़ रहे थे, स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है बेटा, जैसे वो बल्ब लगा देता है यहाँ, है ना, और जैसे ये h डेप्थ में बल्ब है ना, कितनी डेप्थ पे h में, h डेप्थ पे, और वो बोलता है ये म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, लेकिन उसके बारे में वैसे बता रहा हूं मैं। बोलता हूं ये यहाँ से जाएगी तो एक समय आएगा कि क्रिटिकल एंगल पे गिरेगी, तो ये रे 90 पे जाएगी। तो मैं बोलता हूं बल्ब से कोई रे बाहर जाएगी, ये वाली रे बाहर जाती, ये देखिए ये लास्ट है, ये इससे पहले वाली सब बाहर जा रही थी, ये नहीं जा रही, ऐसे इधर। ये देखो ये ऑब्स्ट्रकल डिस्क। सुनना ध्यान से हो, मैं बोलता हूं अगर एक बल्ब रखा है पानी के अंदर और उससे आने वाली रे यहां से बाहर ना निकले इस म्यू से, तो ये लास्ट एंगल है। तो इसका फॉर्मूला था बेटा कि कितनी डेप्थ मतलब कितना, ये तो ये फॉर्मूला था कितना h अपॉन, है ना, ये ऑब्स्ट्रकल डिस्क की रेडियस निकाल रहा होता है, रेडियस। तो रेडियस ऑफ ऑब्स्ट्रकल डिस्क, जैसे ये थीटा सी, तो ये थीटा सी बेसिक बता देता हूं, और ये थीटा सी यहां से मैं लिख दूंगा tan थीटा सी इज इक्वल टू r by h, और यहां से r बराबर आ जाएगा बेटा h tan थीटा सी, और थीटा सी कितना आएगा यहां से लिख दूं मैं म्यू sin थीटा सी। ए क्रिटिकल एंगल इस मीडियम के लिए, म्यू मीडियम के लिए, तो म्यू sin थीटा सी बराबर 1 sin 90। तो यहां से sin थीटा सी कितना आ जाएगा बोलो 1 by म्यू, sin थीटा सी 1 by म्यू। तो यहां से जब ट्रायंगल बना ये थीटा सी ये 1 म्यू, तो ये कितना आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा h अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये होती है रेडियस। अब वो डायमीटर पूछा तो डबल कर देना, एरिया पूछा तो पाई आर स्क्वायर कर देना, ये इतना याद रखना। तो क्वेश्चन देख ले, ये देख कितना, ये 4/3 बोतल और ये 10 सेंटीमीटर डेप्थ पे रखा है बल्ब। बस वही ऑब्स्ट्रकल डिस्क की रेडियस कितनी हो कि रे बाहर ना जाए, कि रे बाहर ना जाए, बाहर न जाए। तो यहाँ पे कितनी रेडियस का ऑब्स्ट्रकल डिस्क की रे बाहर ना जाए बोलो, बस। तो वैसे मतलब क्या सीधा फॉर्मूला लगा r बराबर h अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, बोलो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, बोले ना रे अपॉन 4/3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा ये 10,
16 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 16 में से 9 गया 7 रूट 7 और ये ऊपर 3 आ जाएगा। क्या रहे? 30 बाई रूट 7 सेंटीमीटर। अगर वो डायमीटर पूछता तो डबल कर देता इसका 60 बाई रूट 7 सेंटीमीटर। कर लोगे क्या बेटा? थोड़ी तबियत खराब है, ढंग से देख के समझ में आ गई तो सर कर लेंगे सर, आप टेंशन मत लो। तो ये क्रिटिकल एंगल की एप्लीकेशन है बेटा। तो पानी में रखा बल्ब या कोई भी मीडियम में रखा बल्ब से रे बाहर ना आए तो उतना उसमें ढक दो, ठीक है। कई बार इसकी शेडो पूछ लेता है, जैसा तेरे को इतना चाहिए इससे छोटा ढक देगा वो, और पूछेगा मतलब ऊपर कितनी शेडो बनेगी, तो ऐसे भी क्वेश्चन होता है। लेकिन अब इतना टाइम नहीं कि मेरे को कर लेना, तो कुछ नहीं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये लेंथ पता, ये एंगल पता पड़ जाएगा, और बाहर वाला यहाँ से स्नेल्स लॉ से पता पड़ जाएगा, ये लेंथ निकल जाएगी, और ये पता ही है तेरे को ऑब्स्टेकल की रेडियस, तो ऐसे करके रेडियस, ठीक है। तो वो आइडियल का शेडो निकाल लेना। मैंने टाइम बता दिया, ऐसे पूछ सकता है, खुद ट्राई करता है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे बढ़िया। चलो अब देखो, एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर क्वेश्चन बनता है, सुनना ध्यान से। अब देखो इतना, ये जैसे क्लेटिंग है ना, ये कोर क्लेटिंग है ऐसे, जैसे यहाँ देखिए, सुनना ध्यान से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और यहाँ भी याद रखना, ये म्यू1 ये म्यू2 जो भी है ना, ये म्यू2 ये म्यू1, और ये हल्का म्यू1 इज लेस देन म्यू2, ये भारी अंदर वाला, ठीक है ना। अब यहां से तो ये 90 होना चाहिए, ध्यान रखना हो, दो एडजेसेंट 90 डिग्री वाली सरफेस में एक पर रे गिरे और दूसरी पर टीआईआर, और दूसरी पर टीआईआर हो, तो इसके लिए होना चाहिए साइन आई। ये डेरिवेशन ऑफ टाइम नहीं था, साइन आई इज इक्वल टू, ऑप्टिकल फाइबर में खूब क्वेश्चन आते हैं, म्यू2 स्क्वायर माइनस म्यू1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। अब ये ऑप्टिकल फाइबर की बात नहीं है, जैसे ये भी है, मैं बोल देखो ये इसलिए दे दूं ये, और ये म्यू पूछ लूं, और मैं बोल दूं यहां पे गिरे 45 पे, और यहां टीआईआर लगा दिया है ना, यहां टीआईआर, तो वही वाली बात है। क्यूब है तो ये 90 डिग्री, एक क्यूब में एक सरफेस पर एक 45 पर, दूसरी पे टीआईआर होता तो म्यू दिखता है ना, बाहर एयर है, तो मैं वो तो सराउंडिंग में एयर होगा, तो वही क्लेडिंग म्यू1 की जगह बना जाएगा। अरे ये देखिए ना, ये जैसे इसका म्यू2 और ये म्यू1 क्लेडिंग, इसको बोलते हैं क्लेडिंग। ऑप्टिकल फाइबर में टेक्निकल नाम होती है क्लेडिंग, इसको बोलते हैं कोर। तो अंदर वाले को बोलते हैं कोर, बाहर वाले को, तो कोर एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसके ऊपर चारों तरफ जो वो जमी होती है उसकी लेयर, उसको बोलते हैं क्लेडिंग। तो मैं यहाँ पे क्लेडिंग की जगह एयर पर है वही बात, और 90 डिग्री पे, क्योंकि इस डेरिवेशन में 90 डिग्री काम आता है। तो ध्यान रखना, ये तभी लगता है जब दो सरफेस 90 पे हो एडजेसेंट, और एक पे रेक्टेंगल और दूसरी पे टीआई जा रहा है, तो यहां पे बोलूंगा तो ये sin 45, इस पे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। sin 45 माइनस अंदर वाला म्यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा बेटा 1/2 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दिया दोनों का, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो यहां से म्यू बराबर आ जाएगा √3/2 आंसर। √3/2 का पूरे का रूट है, 3/2 का रूट √3/2, ये बस ऐसा कर लेंगे तो बहुत आसान। बस ये दो ध्यान रखना, दो 90 डिग्री का सरफेस हो, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ऑप्टिकल फाइबर का। तो जब दो सरफेस 90 डिग्री पे हो, एक पे रे गिरे और दूसरी पे टीआईआर हो, तो साइन आई बराबर होता है बेटा म्यू2 स्क्वायर माइनस म्यू1 स्क्वायर का रूट अंडर। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। तो सर इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। सर अब आगे बताओ। बिल्कुल बता रहे बेटा आपको, आगे आप सुनना। अच्छा, तो ये कंसेप्ट था। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब मैंने तेरे को एक बात बताई थी, सुनना, DI/DO बता देगा, DI/DO बराबर μ2/μ1। ये देख बता देता हूँ, नहीं बताया था, इधर सुनना, इस पर भी बहुत शानदार बात है, इधर देख। जैसे यहाँ पे कॉइन रखा, याद है पहले बचपन में सुना, कॉइन ऊपर उठा हुआ नजर आता, कितना, तो ये जो कॉइन है इसको मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये DO। सेपरेटिंग सरफेस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट DO, है ना, और ये होता है DI। ये DI, तो ये जब रे रिफ्लेक्ट होगी तो मतलब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे याद आ गई, इसकी कैलकुलेशन जब करते हैं अपन, तो ये आ जाता है इमेज थोड़ी ऊपर उठी हुई। देखो रे डायग्राम साफ बता रहा है, इमेज थोड़ी ऊपर उठी हुई नजर आएगी क्या, तो ये इमेज थोड़ी ऊपर उठी हुई नजर आएगी। क्लियर है क्या? तो ये ऑब्जेक्ट था, ये रे मेरी आंख में गई, ये इमेज, ये दिस इज DI।
ये इमेज है, ये डी आई है। तो मैं बोलूं डी आई अपॉन डी ओ सोल्व करने में आता है म्यू टू बाई म्यू वन। क्या आता है? म्यू टू बाई। इसको डिफरेंशिएट करते तो वी आई अपॉन वी ओ, ये वेलोसिटी आ गई, ये भी रिलेशन वही होता है म्यू टू बाई म्यू वन, दोनों एक साथ बता रहा। सुनना सर, समझ नहीं आया? जैसे देखो ऑब्जेक्ट अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह फिश हुआ, मान लो कोई भी जगह फिश हुआ, फिश ऊपर जा रही है, तू बाहर से देख रहा है तो तेरे को कभी फिश नजर ही नहीं आएगी। मैं पानी के अंदर वाली फिश को बाहर से देख रहा हूं तो मेरे को फिश कभी नहीं नजर आएगी, उसकी इमेज नजर आएगी जो थोड़ी ऊपर होगी, क्योंकि जब वाटर से एयर में रह जाएगी तो अवे होगी, अवे होगी तो मेरे को पास नजर आएगी। तो फिश मेरे को जहां है उससे ऊपर उठी हुई नजर आती है। और जब फिश मूव कर रही है, इधर देखना ए रावण, जब फिश मूव कर रही है तो फिश की इमेज मूव करेगी, और जैसे ही फिश आएगी यहाँ तो इमेज भी आ जाएगी। ऐसा थोड़ी है फिश यहाँ होगी तो इमेज बाहर आ जाएगी, ऐसा थोड़ी होता बेटा, दोनों साथ ऊपर आएगी। तो मतलब फिश की इमेज इतना सा चली और फिश इतना चली तो लॉजिकली फिश की इमेज स्लो चल रही है। तो वही रिलेशन आता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वीओ, वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल फिश अब इनटू म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू हो गया एयर, म्यू वन हो गया ये 4/3 जो भी है वाटर। तो नीचे भारी चीज आ गई तो कम आ जाएगा। तो ये यार डी आई अपॉन डी ओ बराबर म्यू टू बाई म्यू वन और वी आई अपॉन वी ओ बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। अब अगर म्यू वन एयर है, इफ म्यू वन सॉरी म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू इफ म्यू टू इज एयर, म्यू टू इज एयर मतलब सेकंड मीडियम एयर है, तो देख क्या जाएगा, डी आई इज इक्वल टू इसको उधर भेज और म्यू टू को वन कर दे, डी ओ अपॉन म्यू। तो ये एक फॉर्मूला बन गया बेटा, एपेरेंट डेप्थ, क्या बोलते हैं इसको, एपेरेंट डेप्थ, जो तुझे नजर आएगी डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ, तेरे को जहां कोई भी फिश नजर आएगा वो हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ माइनस एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल अपॉन म्यू। एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल अपॉन म्यू, ये याद रखना डायरेक्ट, एपेरेंट डेप्थ बराबर एक्चुअल अपॉन म्यू। सर आप क्यों इतना हमारे को एम्फसाइज कर रहे हो कि ये याद रखना? बताता हूं बेटा, मैं इसलिए तेरे को ऐसा बोल रहा हूं, उसको याद रख, क्योंकि इसलिए ऐसा बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि इधर देख, जैसे वो एक क्वेश्चन है, जैसे देख फटाफट क्वेश्चन होंगे, ये कॉइन है, ये है 12 सेंटीमीटर, आपकी आंख है 4 सेंटीमीटर ऊपर। अब वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा और ये म्यू है 4/3, वो आपको पूछेगा बताओ ये लिक्विड है, ऑब्जर्वर ये ओ को सी की इमेज, सी खुद से कितना दूर दिखाई देगा, कितना दूर दिखाई देगा, कितना दूर दिखाई देगा, ओ को सी कॉइन खुद से कितना दूर दिखाई देगा, दिस इज द क्वेश्चन, खुद से है ना, सी खुद से कितना दूर दिखाई देगा। अब देखो तो अब सबसे पहले तो इसकी इमेज, तो वो ये रे हो जाएगी, उसकी आंख में जाने से पहले रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो याद है आपको थोड़ा करीब से आती हुई दिखेगी, ये रे जाएगी थोड़ी रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख में गिरेगी तो आपको यहां से नहीं आती हुई लगेगी। तो मतलब कोई भी कोई की इमेज अब खुद से कितना दूर है तो पहले सरफेस से दूरी निकालो, तो याद आया एपेरेंट डेप्थ इज बाहर एयर, तो एपेरेंट डेप्थ बराबर एक्चुअल बाय म्यू, और एक्चुअल है 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय म्यू है 4/3 एंड दिस इज 9 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूं 9 सेंटीमीटर नीचे मेरे को कोई नजर आएगा, सरफेस है, दिस डेप्थ इज फ्रॉम सरफेस 9, पर खुद से कितना दूर आएगा, खुद से बराबर 9 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। तो मैं बोलूं जो चीज मेरे से एक्चुअल में 16 सेंटीमीटर दूर थी वो मुझे 13 सेंटीमीटर दूर नजर आएगी। अरे बोलो तो सर ये तो समझ में आ गया सर हमारे को। अब ये भी समझ में आ गया सर आपने इतना स्ट्रेस क्यों दिया ना बेटा, ये याद रख लो। अब देखो और क्वेश्चन देख, इसको पूछा हुआ है जो और देख 2-3 क्वेश्चन बड़े जबरदस्त पूछे हुए, एक आधा भरा आधा खाली है, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। जैसे वो बोल देगा एक 24 सेंटीमीटर हाइट का एक कंटेनर है, इसमें कितना पानी भरो, क्या बोला मैंने तेरे को, कितना पानी भरो, कितना हाइट का की है ना, म्यू 4/3 की आधा भरा आधा खाली दिखाई दे, आधा खाली दिखाई दे, कितनी ऊंचाई तक पानी भर गया, आधा भरा आधा हाफ पेंट नजर आई है। अब सर ये तो कई बच्चे बोलते थे सर 12 तक भर दो आधा भरा, 12 तक भर देगा तो बाहर वाले को बॉटल यहां थोड़ी नजर आएगा, बाहर वाले को बॉटल तो यहां नजर आएगा ऊपर उठा हुआ। तो मैं बोलूं खाली तो जितना है उतना नजर आएगा, जैसे तेरे 12 खाली रखा तो खाली तो 12 नजर आएगा, लेकिन 12 भर दिया तो तेरे को भरा हुआ 12 नजर नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर उठाओ, नहीं
से एपरेंट डेप्थ कम नजर आएगी, तो बोल दू एच एपरेंट इज इक्वल टू एच एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू। तो मैं बोल दू इसको मैंने एक्स मान लिया, मैंने बोलो मैंने एच मान लिया, तो बोल दू एच बाई 4/3 ये आ गया एच एपरेंट, और इट शुड बी एच एपरेंट, ये एपरेंट डेप्थ हो गई है एच एपरेंट। तो बोल दू ये एच एपरेंट जो हो गई, ये एच एपरेंट हो जानी चाहिए, और ये हो जाएगी 24, यहां पे एच तक पानी भर दिया, तो ये कितनी हो जाएगी 24 माइनस एच, ये खाली पोर्शन कितना हो गया, तो बोल दू ये एच एपरेंट बराबर एच खाली पोर्शन, तो यहां से मैं बोल दू ये कितना आ जाएगा, वो 3h/4 इज इक्वल टू कितना 24 माइनस एच, करो सॉल्व कितना आ जाएगा, 3h इज इक्वल टू 96 माइनस 4h, यहां से आ जाएगा 7h बराबर 96, ये क्या है बेटा मामला 21 करती 21 सेंटीमीटर का, इसको कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी 21 का 21 का, अरे तेरे के ला रहा कंटेनर को 21 का कर देना, 21 कितना आ रहा देखो, डेटा क्या मामला बैठ जाएगा, तो 84 7, हाँ तो ये 12 सेंटीमीटर, तो मैं बोलूँ ये कि हाँ ये क्वेश्चन था, कैलकुलेशन कौन करेगा, तो बोलूँ 12 सेंटीमीटर तक पानी भरो, बिल्कुल ओके, तू 12 तक पानी भरेगा और खाली पोर्शन 9 आ जाएगा। अब देख 12 भरा हुआ 9 खाली, अब आधा अभी तेरे को लग रहा है आंसर के 12, पर 12 मुझे 9 दिखाई देगा क्योंकि ऊपर उठ जाएगा बोतल, तो बोतल इतना ऊपर उठेगा कि 9 खाली 9 भरा नजर आ जाएगा, समझ गया। तो ये जितनी भी डेप्थ होती है उससे तेरे को एपरेंट डेप्थ कम नजर आती है। स्विमिंग पूल में देख ले, तेरे को ऐसा लगता है कि 4 फीट गहरा पानी है, तो कूदता है, दोस्त मिलके बाहर निकालते, क्यों, क्योंकि पता पड़ा तेरी हाइट 5 है, वो पानी 6 फीट था जो 4 दिख रहा था, तो जो 6 फीट एक्चुअल डेप्थ थी वो तुझे 4 नहीं नजर आएगी, तेरे को लगेगा स्विमिंग पूल कम गहरा, मैं चला जाऊंगा, मैं कर दूंगा, फिर दोस्त निकालेंगे ऐ करेगा, समझ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गई सर। तो एपरेंट डेप्थ जो होती है वो एक्चुअल बाय म्यू होती है, बाहर वाला मीडियम एयर है, तो सेकंड मीडियम एयर है, तो मीडियम की वजह से थोड़ा सा हमारे को अजीब सा नजर आता है सारा हिसाब किताब। तो ये समझ में आया, आधा भरा आधा खाली, पॉज करके नोट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कंटेनर में पानी, सर हम कर देंगे ऐसे क्वेश्चन, तो कि कंटेनर में पानी कितना भरेंगे, आधा भरा आधा खाली, तो जितना पानी भरोगे उसका बाई म्यू तुझे खाली भरा नजर आएगा, और खाली उसमें से कर देना 21 माइनस एच, कर दोगे क्या सर, कर देंगे सर। और भी कुछ कह रहे थे आप, ये पूछा है वो पूछा है, बताता हूँ। अब एक ये बबल वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 बार 4 बार पूछा हुआ बेटा, जैसे वो क्या बोलते हैं अंदर बबल है, एयर बबल, तो ये कोई ग्लास की स्लेब है, ग्लास स्लेब, क्या है ग्लास स्लेब, इसके अंदर ये बबल है। हमने एक बार इस सरफेस से देखा, अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो म्यू पूछता है या स्लेब की लेंथ पूछता है। चलो वो बोलता है अगर मैंने ऑब्जर्वर ने इधर से देखा और ऑब्जर्वर ने इधर से देखा, O2 इधर से देखने पर देखो O1 को बबल B 3 सेंटीमीटर सरफेस से 3 सेंटीमीटर डेप्थ पर नजर आए, डेप्थ पर नजर आता है ना। O2 को, A1 को बबल है, O2 को बबल B सरफेस से 9 सेंटीमीटर डेप्थ पर नजर आता है, मतलब 5 और 7 सेंटीमीटर डेप्थ पर नजर आता है। इधर से देखते हैं तो 5 सेंटीमीटर डेप्थ पर नजर आता है, यानी ये B1 ये है या नजर आ रहा है, क्या ऐसे ही होगा, रे डायग्राम बना के देख ले, तो रे डायग्राम में रे दूर रखेंगे बिल्कुल ऐसे ही होगा, अरे बोलो तो लॉजिकली पास ही नजर आएगा। और वैसे भी देखना ना एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू, तो ये 5 सेंटीमीटर, और इधर से कितना नजर आ रहा है बेटा B2, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से मैं बोल दूं क्या ये अगर एक्चुअल में डेप्थ x1 थी और ये x2 थी, है ना, और ये अंदर का म्यू ले ले 4/3, ये क्लास ले लेना 3/2, तो पूछा देन फाइंड आउट लेंथ ऑफ स्लेब की लेंथ बताओ, ये L बतानी है, ये L इक्वल टू, तो क्या मैं बोल दूं कि देखो डेप्थ 1, ऑब्जर्वर 1 को जो डेप्थ लगा एपरेंट डेप्थ 1, एपरेंट डेप्थ 1 इज इक्वल टू म्यू x1, एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू, अरे एक्चुअल डेप्थ x बाय म्यू, ठीक है। और ये कितनी है, तो मैं यहां से बोल दूं x1 बराबर कितना आ जाएगा
म्यू इंटू एपरेंट डेप्थ d1 d एपरेंट 1, ठीक है। ऐसे ही एपरेंट डेप्थ 2, इधर से नजर आएगी जो एपरेंट डेप्थ वो आ जाएगी कितनी, x2 बाई म्यू, जो यहां से एक्चुअल में बबल की डेप्थ होगी x2 एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू, एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू, तो यहां से x2 कितनी आ जाएगी बोलो, म्यू इनटू d एपरेंट 2, बोलो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो लेंथ कितनी आ जाएगी स्लेब की, मैं बोलता हूं x1 प्लस x2, स्लेब पूरी x1 प्लस x2 लेंथ कितनी है, तो यहां से म्यू d1 प्लस d2, अरे बोलो d एपरेंट 1 d एपरेंट 2 कितना आ जाएगा बेटा, ये म्यू हो जाएगा 4/3 सॉरी 3/2, और ये कितना आ जाएगा d1 प्लस d2 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 12 बटा 2 6, तो ये आ जाएगा 18, तो L बराबर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। खूब पूछा हुआ विषय बेटा है, इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे तसल्ली से करा दिया। तो एक तो वो ऑप्टिकल फाइबर वाला, क्या ऑप्टिकल फाइबर, दो सरफेस 90 पे और एक पे रह गिरे आई पे, तो दूसरे पे टी आ रहा, तो इसका फार्मूला था sin i बराबर अंडर रूट म्यू टू स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर का रूट अंडर, ए sin i बराबर अंडर रूट म्यू टू स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर, ध्यान अंडर रूट म्यू टू स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर, बड़ा म्यू पहले का स्क्वायर माइनस छोटे म्यू का स्क्वायर, ये याद रखना का रूट अंडर, और ये एक जगह से देने पर अब ये फार्मूला बना लो बेटा, ये लेंथ ये apparent depth actual by mu, apparent depth actual by mu, apparent depth actual by mu, तो actual depth will be, अब यहां से तो फार्मूला था, actual depth will be actual depth of bubble of b equal to mu times of apparent depth, अरे बोलो apparent depth का mu times, तो क्या मैं बोल दूं 5 का, एक इधर का डायरेक्ट करूंगा, अगर actual apparent depth 5 है बबल की, सुनो इधर से देखने पर बबल की apparent depth 5 है, तो actual depth mu 5 भी हो गई, अरे एपरेंट डेप्थ अगर पता है तो एक्चुअल डेप्थ 5 भी हो गई, उधर से एपरेंट डेप्थ 7 पता है तो 7 भी हो गई, तो टोटल 12 भी आ गई, तो 12 भी बराबर है लोग, म्यू की वैल्यू रख दो, इतनी आसानी से 3/2 खत्म 18। सर ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, आपने कर लेंगे सर, ऐसा एक क्वेश्चन ये तो हम नोट कर रहे हैं सर, पॉज करके आप कटा और एक क्वेश्चन ऐसा होना तो दे दो ना सर, अभी ले एक क्वेश्चन दे दो जरा बेटा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एक तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, एक ये तेरा ऑप्टिकल फाइबर पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें 90 डिग्री की सरफेस पे एक पे गिरेगी दूसरे पे टिकेगा, 3-4 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, और ये बबल वाले पे पूछे हैं 3-4, ये 3 कांसेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन फिर आ जाएगा, ध्यान रखना लो। अगले क्वेश्चन है, अगर ये तेरा ग्लास सॉरी कोई स्लेब है ना, इसका व्यू बता, है ना, वही बबल सारी रामायण वही है ना, इधर से देखने पर बबल 4 सेंटीमीटर डेप्थ का नजर आ रहा है, एक तरफ से 4 सेंटीमीटर और एक तरफ से 8 सेंटीमीटर, कितना है, एक तरफ से 4 एक तरफ से 8, और ये 20 सेंटीमीटर लंबी स्लेब है, एक 20 सेंटीमीटर लंबी स्लेब के अंदर बबल है, वो बबल एक स्पेस से देखने पर 4 सेंटीमीटर डेप्थ पे नजर आता है, अपोजिट फेस से देखने पर 8 सेंटीमीटर अंदर नजर आता है, एक फेस से देखने पर 4 सेंटीमीटर डेप्थ पे नजर आता है, दूसरी फेस से देखने पर अपोजिट फेस से देखने पर 8 सेंटीमीटर नीचे नजर आता है, तो बताओ इसका म्यू कितना है, तो यहां से देख, अगर मैं बोल दूं d1 एक्चुअल डेप्थ x1, ये x1 इधर से x2, तो बोल दूं x1 बराबर 4 म्यू, x2 बराबर 8 म्यू, तो यहां से मैं बोल दूं क्या L बराबर x1 प्लस x2, तो यहां से बोल दूं 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 म्यू प्लस 4 म्यू, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, म्यू बराबर 20/12, तो यहां से आ जाएगा 5/3, आ जाएगा म्यू 5/3, तो ये 1.67 स्लेब का म्यू कर लोगे क्या बेटा, अपरेंट और एक्चुअल डेप्थ का रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने बर्ड फिश वाली प्रॉब्लम देखी होगी, यहां से फिश है, यहां से बर्ड है, ये देख, ठीक है, एक बर्ड है एक फिश है, अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है जैसे कि ये फिश है जो बर्ड को ऐसा देखती है वैसा देखती है, देखो है ना, ये रेस्ट पे है ना, आसान क्वेश्चन कराना थोड़ा है, ए फिश एट रेस्ट इनसाइड वाटर, म्यू वाटर बराबर 4/3, सी ए बर्ड मूविंग with 24 meter per second, moving with speed
towards fish, towards fish, towards water. Then actual speed of bird, then actual speed of bird. क्वेश्चन सुन लो। एक पानी के अंदर एक फिश है जो चुपचाप है, पानी का म्यू 4/3 है। वो ये देखती है कि एक बर्ड उसकी तरफ डाई लगा रहा है और इसको बर्ड बाहर में जाए, इसको अब इसको क्या नजर आएगा? तो थोड़ा रे डायग्राम से देखते हैं तो रे जब अंदर जाएगी तो थोड़ी पास आएगी, तो इसको दूर नजर आएगा बर्ड। बायोलॉजी, इसको बर्ड दूर नजर आएगा। तू देख लेना ये रे है, थोड़ी पास आएगी तो इसको दूर नजर आएगा रे, तो इसको बर्ड दूर नजर आएगा। एक्चुअली इसको बर्ड की इमेज नजर आएगी, और चूंकि रे टू डेंसर आएगी थोड़ी पास आएगी तो इमेज दूर नजर आएगी। तो बोलू इसको बर्ड की इमेज दूर नजर आएगी, तो मैं बोलूं बर्ड की इमेज जब यहां से यहाँ जाएगी तो ये यहां से आएगा, मतलब इमेज पास चलेगी। तो लॉजिकली इमेज विल बी फास्ट, तो यहां से बोलूं वेलोसिटी ऑफ इमेज is equal to mu2 by mu1 into velocity of object। तो मैं बोलूं इमेज की जो तुझे नजर आ रही है वो इमेज है, और तेरे को नजर आ रही है 24। तेरे को इमेज नजर आ रही है रावण। mu2 हो गया 4/3, mu1 हो गया 1, क्योंकि mu2 इस बार ये देख तेरे तरफ आ रही है, into vo निकालना है। और लॉजिकली मेरे को पता है क्या, बर्ड की इमेज तेज है, बर्ड स्लो चलेगा, बर्ड की स्पीड स्लो होगी तो कम आएगी, तो 24। अरे इमेज विल बी फास्ट, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल बर्ड विल बी स्लो, तो एक्चुअल बर्ड स्लो होगा, तो मैं बोलूं 24 डिवाइड बाय 4/3, दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड। कितनी आ रही बोल? तो ये v बराबर आ गया 18 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कर लोगे क्या सर? बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट ये सब हो गया सर। तो सर ये तो हम कर लेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर ये तो, बिल्कुल ये बर्ड वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सर डी हो गया। अब होती है बेटा स्लेव शिफ्टिंग। क्या होती है बेटा? शिफ्टिंग। जैसे अभी मैंने तेरे को बताया एक सरफेस से रिफ्लेक्शन, अपने पास एक सरफेस से रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है, जैसे दो सरफेस है, एक स्लेब है ना, थोड़ा सा फटाफट करेंगे बेटा, और ये एक ऑब्जेक्ट है, तू यहां से देख रहा है, तो अब ये देख तेरे सामने एक टी मोटर की स्लेब आ गई बीच में जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो देख सुनना। अब ध्यान देना हो, ये रे आई है ना, ये पास है ना, और ये दूर हटी, और ये तेरी आंख में दिखी। सुनना ध्यान से, तो रे डायग्राम बनाया तो आइडिया लग जाएगा कि ये शिफ्टिंग हो गई और फाइनली इमेज मेरे को यहां नजर आएगी। ये नहीं कि तेरे को रे पहले देख इधर सुन, एक बार रिफ्लेक्शन यहां होगा, दो बार रिफ्लेक्शन होगी बेटा। फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां होगा और सेकंड रिफ्लेक्शन यहां होगा, ठीक है। तो पहली बार रे पास आई, फिर वापस दूर हट के खुद के पैरेलल हो गई, ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, तो मैं बोलूं ये एक तरीके से शिफ्ट हो गई है, ये देख कोई शिफ्टिंग हो गई। ये दिस इज ये इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। एक होता है लेटरल शिफ्ट, एक होता है नॉर्मल शिफ्ट। ये लेटरल शिफ्ट होता है, ये साइड वाइज शिफ्टिंग, ये लेटरल शिफ्ट होता है। इसकी बात अभी नहीं करेंगे, बहुत कम इंपॉर्टेंट, कोई नहीं पूछ रहा तेरे से। ये शिफ्टिंग, तो मैं बोलूं ये शिफ्टिंग रे की डायरेक्शन में होगी है, बिल्कुल रे की डायरेक्शन में होगी है, क्योंकि रे पहले पास है फिर दूर हटी, तो रे की डायरेक्शन में होगी। वो रे डायग्राम बनाने से पता पड़ेगा। सर क्या हमेशा रे की डायरेक्शन में होगी शिफ्टिंग? कितनी होगी वो तो देख लेंगे। सर क्या हमेशा रे की डायरेक्शन होगी? हाँ, 99.99% रे की डायरेक्शन होगी। सर वो 0.1% कौन सा जब रे की डायरेक्शन में नहीं होगी? तब जब अभी तो देखो ये भारी है, ये डेंसर है और सराउंडिंग रेयर है, सराउंडिंग। तो मैं बोलूं surrounding is rare, then shifting will be in the direction of ray. But if surrounding is denser, इस बार ये जैसे ये एयर हो जाएगा, पानी के अंदर एयर का बबल है, तो shifting will be in the opposite to ray। तो शिफ्टिंग रे के अपोजिट होगी, तो अभी अपन तो शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रे। अब कितनी होगी सर? चलो सर हम समझ गए कब रे की डायरेक्शन होगी और कब अपोजिट होगी। अब आपके पता अमाउंट कितना होगा, शिफ्टिंग का अमाउंट कितना होगा, अभी बता देता हूं। तो शिफ्टिंग रे की डायरेक्शन में होगी अगर सराउंडिंग हल्का है और स्लेब भारी है ना, भारी स्लेब हल्के सराउंडिंग में रखी हो, और शिफ्टिंग उल्टी होगी
अपोजिट होगी। कब? जब सराउंडिंग बारी हो और स्लेब हल्की हो। दोनों का क्वेश्चन करा देता हूं, सुनना। शिफ्टिंग का वैल्यू कितनी होती सकती? 1 माइनस 1 बाई बी। अच्छा सर, इसका यूज अभी बताता हूं। जैसे मैंने बेटा इससे बेहतरीन क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे। देख, ये एक स्लेब है, एक क्वेश्चन करते हैं। ये स्लेब 6 सेंटीमीटर मोटी है, इसका म्यू 3/2 है, कांच की स्लेब है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो रखा है मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर। दिस इज प्लेन मिरर। अब ध्यान देना है, सबसे पहले एक लड़का यूं खड़ा है O1, एक लड़का यूं खड़ा है O2। देखो मजा आ जाएगा इसका। सुनना, रेड डायग्राम बना लो। O1 को तो मेरे को पता है O1 स्लेब के पार खड़ा है, तो O1 को एक शिफ्टिंग नजर आएगी। देखो शिफ्टिंग कितनी नजर आएगी इधर से, रेड डायग्राम से बता रहा हूं तेरे को, है ना। इनको हटा दूं अभी, तेरे को पता है ना कौन कहां खड़ा था। थोड़ा दूर बना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमारा। ये देख, इसको ये ऑब्जेक्ट ये देखना हो ध्यान से। अच्छा डायग्राम बना रहा हूं दिल्ली में, जिंदगी में नहीं बनाया जितना अच्छा बना रहा हूं दिल्ली में। ये देख, ये O1 है ना, ये रेड है। ये कितनी दूर? तो बोलो शिफ्टिंग कितनी आ जाएगी? 6 1 माइनस 1/3/2, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। करना सो तो वो तो शिफ्टिंग 2 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 सेंटीमीटर आगे सर हुआ नजर आएगा ऑब्जेक्ट। अरे बोलो, तो ये 2 सेंटीमीटर आगे नजर आएगा, ये 2 सेंटीमीटर। तो क्या मैं बोलूं 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। अब देख, यहां से रिफ्लेक्शन होगा। अब 2 सेंटीमीटर आगे तो बता यहां से दूरी कितनी होगी रे? ये 2 है, तो ये 28 रह गई, 28 सेंटीमीटर रह गई क्या? अब ये 28 सेंटीमीटर पीछे नजर आ रहा। तो मैं बोलूं जो ये ऑब्जर्वर मान था उसको तो ये लगता है अपनी जगह से 2 सेंटीमीटर आगे नजर आएगा। फिर से क्या कर रहा है? याद है लड़का इधर मुंह करके खड़ा था, उसको इमेज नजर आएगी पीछे। तो क्या मैं बोलूं उसको 28 सेंटीमीटर पीछे इमेज नजर आएगी? अरे बोलो, O2 को ये I2, O2 को I2 नजर आएगा, O1 को I1 नजर आएगा, ये I1 लिख दो इसको। अच्छा, एक लड़का जो यहां खड़ा होता है O3, उसको देखा दे, उसके लिए क्या होगा? मैं बोलूं उसके लिए मिरर के पीछे 28 पर इमेज थी जो इस स्लैब से बाहर होगी, तो इस वाले लड़के को इमेज नजर नहीं आएगी, इमेज वापस से रिफ्लेक्ट होगी। तो वो तो मेरे पास आके तो फटेगी, तो शिफ्टिंग फिर से राइट डायरेक्शन होगी, इधर की तरफ। कई बच्चे उधर कर देते हैं, 30 बोल देते हैं, नहीं इस बार शिफ्टिंग इधर होगी क्योंकि रे इधर जा रही है। तो मैं बोलूं ये I3 इमेज जो फिर से 2 शिफ्ट हो गई, तो मैं बोलूं 2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गई, तो ये 28 की जगह 26 सेंटीमीटर दूर नजर आएगा। बाबा बोल रहा हूं, जहां ऑब्जेक्ट था उससे 2 सेंटीमीटर इधर सरका, तो 28 में ऑब्जेक्ट 28 पीछे इमेज बनी, फिर 2 सेंटीमीटर इधर सरका, तो वापस से 26, तो फाइनल इमेज होगी 26 सेंटीमीटर दूर। क्लियर है क्या? तो O3 को 26 सेंटीमीटर दूर नजर आएगी मिरर के पीछे, O2 को नजर आएगी 28 पीछे, O1 को नजर आएगी इधर 28, यानी 2 सेंटीमीटर शिफ्ट है अपने से, मतलब ऑब्जेक्ट की से 2 सर कर लेंगे। तो सर ये तो शिफ्टिंग बड़ा बेहतरीन तरीके से काम आ रही, बिल्कुल बेटा बेहतरीन तरीके से काम आएगी। अब कई बार 2-3 मल्टीपल स्लेब रख देता है, कई बार मल्टीपल स्लेब दूर रख देता है, कई बार मल्टीपल स्लेब टच करके रख देता है। बेटा जी शिफ्टिंग ऐड होती रहेगी। चलो देखते हैं, ये देख, ये लो, ये ऑब्जेक्ट, ये 3 सेंटीमीटर, ये बेटा 8 सेंटीमीटर है ना, ये 4/3 म्यू और इसका म्यू 3/2। ये ऑब्जर्वर है, बताओ O को, ये ऑब्जर्वर होता है, इसको कॉइन सी कर दो, है ना। O को कॉइन सी कितना ऊपर उठा दिखाई देगा, ऊपर उठा दिखाई देगा, है ना। ये कितना ऊपर उठा दिखाई देगा कौन? तो क्या मैं बोलूं शिफ्टिंग विल बी S1 प्लस S2, डबल शिफ्टिंग होगी। क्यों? अब देख रेड आएगा से देख ले, ये रहा कौन। क्या मैं बोलूं ये रे पहले पास आएगी दूर हटेगी तो पहले शिफ्टिंग होगी। क्या मैं बोलूं दिस शिफ्टेड ऑब्जेक्ट, यानी कि C1, दिस शिफ्टेड ऑब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर दिस C2। तो क्या मैं बोलूं पहले शिफ्टिंग होगी, यहां नजर आएगी, फिर इसकी फिर से शिफ्टिंग होगी C2, तो मैं बोलूं 2 शिफ्टिंग होगी। तो बोलो S1 T1 1 माइनस 1/μ प्लस T2 1 माइनस 1/μ। ये तो T1 कितना रहेगा 3 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1/3/2 2/3 प्लस 8 1 माइनस 3/4। तो यहां से आ जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ प्लस 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो टोटल शिफ्टिंग आ जाएगी थी 3 सेंटीमीटर ऊपर, तो टोटल 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। 1 सेंटीमीटर पहले ये स्लैब शिफ्ट करेगी, फिर 2 वो शिफ्ट करेगी, टोटल 3 सेंटीमीटर ये कोई अपनी जगह से ऊपर शिफ्ट हुआ नजर आएगा। तो ये मल्टीपल शिफ्टिंग हो गई, मल्टीपल शिफ्टिंग।
अच्छा अब ध्यान रखिए, वो स्लेब को टच करके रखता है, ऐसा लेंस में भी पढ़ेंगे अपन, लेंस को टच, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी पढ़ेंगे। तो क्या मैं बोलूं, अगर स्लेब को टच करके रखते हैं कोई बात नहीं, इनको एयर में मान लेना। अब सुन, तू ये मत सोचना कि ये 3/2 4/3, तो इसके एक तरफ एयर है, एक तरफ ये है, इसके एक तरफ एयर है, एक तरफ ये है, तो सर आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं, दोनों के बीच में एयर का गैप मान लेना। अरे वही कर देना, तो शिफ्टिंग निकाल के ऐड कर देना, S1 + S2 सर कर देंगे। तो सर ये शिफ्टिंग भी समझ में आ गई सर। एक शिफ्टिंग प्लस मिरर को मिला के सर आपने एक क्वेश्चन करा था प्लेन मिरर वाला, ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे को भी दोना सर, हम तगड़ा क्वेश्चन खुद करें सर। और वैसे तो बेटा सारे क्वेश्चन को पोस्ट करके पहले तुम नोट खुद सोल्व किया तो फिर देखा करो नहीं है किया, ठीक है सर। एक तगड़ा क्वेश्चन दूंगा, ये ले तगड़ा क्वेश्चन लेना, ये ले जोरदार क्वेश्चन है, करके लाना बेटा, कल बात करेंगे। RBC कौन किया मिरर, थोड़ा मिरर का रिवीजन हो जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर कितना है, ये म्यू 3/2 और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये डिस्टेंस x लेते हैं, कितने लेते हैं बेटा, x, ठीक है। इमेज मिरर से कितनी दूर बनेगी? इफ फर्स्ट x = 21 सेंटीमीटर, सेकेंड x = 16 सेंटीमीटर, 21 और 16। अब ये 21 है, मिरर पर रे जब जाएगी तो पहले स्लेब से पास होगी तो शिफ्टिंग होगी इधर की तरफ, शिफ्टिंग एक आएगी तो इधर जब जाएगी तो इसके लिए 20 पर ऑब्जेक्ट होगा। जब तुझे 21 लग रहा वो 20 पे होगा, फिर 20 की इमेज बनाएगा तू, फिर वो इमेज वापस रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि रे वापस भी तो जाएगी। ट्राई करना बच्चा, 20 की इमेज 20 पे बना के आंसर 20 बोल देता नहीं, वो जो 20 है वो वापस इधर जा रहा होगा। करना ढंग से, कल बात करेंगे, ठीक है। ट्राई करना। पहले का आंसर बता देता हूं, फर्स्ट का आंसर है 21, आंसर 21 सेंटीमीटर है ना फर्स्ट का। सेकंड का आंसर है कितना, 31 सेंटीमीटर। ट्राई करके लाना, पहले का 21, दूसरे का 31, तेरा आएगा 30 और 20, क्योंकि तू सेकंड शिफ्टिंग उधर जाते वक्त की शिफ्टिंग भूल जाएगा। मैंने आंसर इसीलिए बताया था कि तू ट्राई करके अच्छे से। सर हम कर लेंगे सर अब आगे बताओ सर। तो सर हमने समझ में आ गया रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर सिंगल सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, प्रिज्म पढ़ लिया, डिस्पर्शन डेविएशन सब पढ़ लिया सर, फिर दो सरफेस से रिफ्लेक्शन यानी कि स्लेब पढ़ ली सर। अब स्लेब से की शिफ्टिंग सर हमने रख ली, di/dy vi/vo पढ़ लिया, अपरेंट डेप्थ विल बी एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू होगा, एक्चुअल डेप्थ बराबर अपरेंट इनटू म्यू, बुलबुले बराबर वाले क्वेश्चन कर लिए सर। अब सर थोड़ा लेंस कॉम्बिनेशन बता दो, बिल्कुल लेंस कॉम्बिनेशन बता रहा हूं तुम्हारे को, है ना। उससे पहले ऑप्टिकल फाइबर वगैरह भी पढ़ लिए सर हमने, है ना। लेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले इसमें देखो और भी क्या रह गया, ये लेंस की बात हो गई। चलो सारी इंपॉर्टेंट बातें तो कवर कर ली, और भी कुछ देखेंगे, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या पढ़ रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। बाकी लेंस की बातें सब पढ़ा दी मैंने, कॉन्केव कॉन्वेक्स सब मिरर के साथ ही पढ़ा दिया था, याद है। वही न्यूटन्स फार्मूला, वही vi/vo di/do, है ना, याद है। वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, कोई लॉन्गिट्यूडिनल, कोई ट्रांसवर्स, कोई तीनों मैग्निफिकेशन, है ना। एक इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड एक्स्ट्रा पढ़ेंगे अपन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। अब देखो बेटा, एक क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होती है 1 फोकस ऑफ लेंस, थोड़ा पावर का नॉलेज भी ले लेते हैं। और पावर ऑफ मिरर होती है बेटा -1 फोकस ऑफ मिरर, ये याद रखना बेटा। और ये मीटर में, तो F मीटर में, मीटर तो P डायप्टर में, है ना। पावर डायप्टर में होगी, F मीटर में। सर कुछ एग्जांपल बताता हूं, ये देख, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकस 10 सेंटीमीटर है ना। ये भी मैं डायरेक्ट दे रहा हूं फोकस, अभी थोड़ी देर बाद फोकस निकालना किसी को मत देखो। ये कॉन्केव मिरर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो इसकी बेटा पावर बता, पावर दोनों की पावर अच्छा है। ये देख इसकी पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू +1 फोकस ऑफ लेंस, और फोकस बोलो मीटर में, तो यहाँ से फोकस कितनी आ गई बेटा 0.1 मीटर, यहाँ से डिवाइड करा कितना देगा 10 डायरेक्टर। ये कर ले रहे पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव पावर मतलब कन्वर्जिंग इन नेचर, इसकी भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये भी कन्वर्जिंग इन नेचर है। देख इसकी फोकस आ जाएगी -10 सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं, इसकी फोकस आ जाएगी -0.1 मीटर। तो यहाँ से देखो पावर ऑफ मिरर कितनी आ जाएगी, -1 फोकस ऑफ मिरर कितना गया, -1 -0.1, यहाँ से आ जाएगी +10 डायरेक्टर। बोलो तो ये मिरर की पावर भी 10 डायरेक्टर, तो मिरर और लेंस दोनों की पावर पॉजिटिव आएगी, क्यों, क्योंकि दोनों कन्वर्जिंग इन नेचर है। तो सर ये पावर तो हम सीख गए। सर आपने बता दिया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, हाँ देख कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखा। अब दो टाइप की कॉम्बिनेशन पढ़ना है अपने को, एक तो लेंस पास रखियो, एक लेंस दूर रखियो, है ना। तो यहाँ से देख, है ना, थिन लेंस पास रखियो, पास रखियो। अब देखो
जैसे लेंस है ना, अब वो कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, कॉन्वेक्स होल के भी हो सकते हैं F1 F2 में, तो फॉर्मूला बता रहा हूं। तो यहां से होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2, है ना, ये होता है लेंस का। ऐसे 10 होंगे तो 10 बार आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू P1 + P2 + 50 है तो 50। और यहां से मैग्नीफिकेशन इक्विवेलेंट होता है बेटा M1 * M2 * M3, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। सर एक आधा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये देखो 20 सेंटीमीटर 40 20 40। अब देख रहे ये एक ऑब्जेक्ट रखा 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहां से कितना जाएगा 10 5 15 सेंटीमीटर। अब वो पूछेगा इमेज। अब एक लेंस होता तो मजा आता मेरे को, याद है वो तो रट्टा का मैंने टेबल पूरी है वो, लेकिन यहाँ पे लेंस का कॉम्बिनेशन कोई बात नहीं। मैं बोलूं 3 लेंस है तो 1/f इक्विवेलेंट। अब सुनना, तेरे को पता है सेम सेट, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस का पैरेलल हो गया, तो रेजिस्टेंस का पैरेलल और रेजिस्टेंस के पैरेलल मैट्रिक होती है, आपको पता ही होगी, तो मैं बता देता हूं। सेम रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं, जैसे 20 20 के 2 तो 20 बटा 2 रेजिस्टेंस अपन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दो। ये देख ये 30 30 के 3 कितना आएगा वो 30 / 3 10 40 40 के 4 40 / 4, ठीक है। सर वो फिर क्या लगेगी ना 40 40 के 2 20 40 बटा 2 20, फिर 20 20 के 2 20/2 10। तो इसका इक्विवेलेंट जो बनेगा बेटा तेरी मर्जी हो, इससे कम ले तू कैसे ही कर, इसका इक्विवेलेंट जो बनेगा वो बनेगा f = 10 सेंटीमीटर। और जैसे ही f = 10 बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया 2 सेंटीमीटर का, कितनी दूरी पे 15 सेंटीमीटर दूर, तो ये इमेज का बन जाएगी, बोलो यहां कहीं बनेगी, बोलो ये तो 15 सेंटीमीटर का रख देते इमेज यहां नहीं बनेगा। और बोलो और ये कितनी दूर बनेगा, तो ये 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखो कर लेना, फिर को 15 की 30 का बनती है डबल बनेगी, कर लोगे क्या। तो मैं तो तेरे को 2 लेंस का 3 लेंस का 1 लेंस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में मैं सिंगल लेंस बना लूंगा। और उसके बाद मेरे को सब आता है, सब लेंस दूर दूर रखे हो तो मैं तो तेरे को यही राय दूंगा बेसिक से करना, क्या लेंस दूर दूर रखे हो तो बेसिक से करना। अदरवाइज एक फॉर्मूला भी होता है क्या, अगर 2 लेंस शायद यही होता है, 2 लेंस अगर d दूरी पे रखे हो, इसकी फोकस f1 और इसकी f2 हो, है ना, तो इक्विवेलेंट फोकस होती है शायद, देख लेना बेटा, मेरे को ये रट्टा बात नहीं है, मैं तो कभी नाम लेता नहीं इसको, यही होता है शायद। क्लियर है क्या। तो मैग्नीफिकेशन वही M1 * M2 सर कर लेंगे। सर फिर आप कैसे क्वेश्चन करते हो, मैं तो बेसिक से करता हूं, देख कैसे करता हूं। सर ये पावर क्यों पढ़े, मैं अभी तक पाई डिफेक्ट पढ़ाऊंगा इसके बाद, तो उसमें मेरे पावर नाम आएगी, ठीक है। और वैसे नहीं आप पावर यूज करिए, देख ऐसे लेंस दूर दूर रखे होते हैं, देख मैं तेरे को क्वेश्चन कर रहा हूं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख फटाफट, 20 20 30 30 30, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 15 सेंटीमीटर और ये 42 सेंटीमीटर, है ना। फाइनल इमेज है ना, उसका मैग्नीफिकेशन बताना, कहां बनेगी ये बताना। अगले टर्म पे बात करेंगे, 2 क्वेश्चन इससे पहले दिए, 1 या 3। अगले टर्म पे ये बात करेंगे और अगले टर्म पे आर्टिफैक्ट और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पढ़ के खत्म करेंगे चैप्टर को। ओके बेटा, चलो जय हिंद।